लास्ट क्लास में आपका क्या चालू हुआ था? एक तो टॉपिक स्टार्ट हुआ था क्या आपका, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हुआ था, ठीक है। कितनी कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ाई थी आप लोगों को? 7, ठीक है। कौन कौन सी थी? सबसे पहली मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, उसके बाद मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, उसके बाद मोलारिटी और मोलालिटी। इन कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कोई डाउट है आप लोगों को? कोई भी डाउट? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसके हमने कुछ क्वेश्चन लगाए थे अभी तक, क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं लगाए थे। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। यहाँ पे बेटा बस ये जो एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा ना, ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएंगे, बाकी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा वो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल दे रखी है। कितनी दे रखी है डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल? एक सेकेंड, डेंसिटी ऑफ मीथेनॉल आ गया क्या? नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं चाहिए बेटा, ये वाला नहीं चाहिए। ये चाहिए, लो। ध्यान देना, क्या दे रखा है? द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। ये यहाँ पर जो है ना, ये वाली चीज है, ये पर ml ये नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल बस ये ध्यान देना, यहाँ पर क्या आया है? 1.25 ग्राम पर ml 3 मोलर एक्वस NaCl की डेंसिटी दे रखी है। क्या रहा है? कैलकुलेट मोलालिटी, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे कि हमारे को गिवन क्या क्या दे रखा है। सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन क्या है? गिवन है बेटा 3 मोलर एक्वस NaCl, एक्वस NaCl का सॉल्यूशन गिवन है, और इसमें डेंसिटी क्या दे रखी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है। बेटा लास्ट क्लास में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बताया था? मास बाय वॉल्यूम। लेकिन मास किसका और वॉल्यूम किसका? मास सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखी है बेटा? 1.25 ग्राम पर ml ये दे रखी है। अब आपको इसमें फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करनी है मोलालिटी। मोलारिटी दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? मोलालिटी। आप बताओ मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पर आएगा ऊपर क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। पहले ये बताओ, आप में से किसी बच्चे को ये डाउट कि ये फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा? फॉर्मूला क्लियर है? जिनकी पहली क्लासेस अटेंड है उनको ये वाला फॉर्मूला क्लियर होगा। और मोलारिटी क्या बताती है? अब यहां पर ध्यान देना बेटा, क्या है मोलारिटी? आपको गिवन है ना 3 मोलारिटी, तो मोलारिटी जो आपको दे रखी है वो क्या दे रखी है बेटा? 3 मोलर। क्या दे रखी है मोलारिटी? 3 मोलर। 3 मोलर का क्या मतलब होता है बेटा? मैंने बताया था 3 मोल्स पर लीटर, यही होता है मतलब ये 3 मोल्स किसके रहे होंगे? हाँ, किसके रहे होंगे? 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट बेसिकली हमारा यहाँ पे क्या है? NaCl। इज दैट क्लियर? ठीक है। और ये क्या रहा होगा? 1 लीटर ऑफ क्या रहा होगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मतलब सॉल्यूशन का मास मिल गया और आपको क्या मिल गया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, और यहाँ पे 3 मोल्स आपको क्या मिल गए? सॉल्यूट। तो चेक करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या यहाँ पे 3 मोल्स डाला जा सकता है? भाई सिंपल सी बात है, मोलालिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए। तो ये जो 3 मोलर डाटा है, या तो मैं इसको 3 मोल इन 1 लीटर लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ? 6 मोल इन 2 लीटर, या क्या लिख सकता हूँ? 9 मोल इन 3 लीटर। अब उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मोल्स तो मिल गए, लेकिन मेरे को नहीं मिला मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? चेक करना बेटा, डेंसिटी का डाटा गिवन है और वॉल्यूम का डाटा गिवन है। तो मैंने आपको बताया था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होती है?
मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी आपको पता है, डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर ml, और मास कितना दे रखा है, मास दे ही नहीं रखा, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दे रखा, लेकिन वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 1 लीटर। 1 लीटर मतलब कितना हुआ बेटा 1000 ml। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मास ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो चेक करते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ रहा है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। ये कोई डाउट यहां तक, तो कितना आया 1250 ग्राम। इज दैट क्लियर। अब मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, और चेक करना मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3 मोल। ठीक है, 3 मोल का मास निकालने के लिए करूंगा क्या, 1 मोल का मास निकालूंगा मल्टीप्लाई बाय 3। तो आप चेक करो 1 मोल के मास को मास ऑफ 1 मोल क्या कहलाता है, मास ऑफ 1 मोल जो होता है वो मोलर मास होता है। और मोलर मास निकालने की मैंने टेक्निक क्या बताई थी, अगर आपको मोलर मास ऑफ NaCl निकालना है, मोलर मास ऑफ NaCl, तो क्या करूंगा सोडियम प्लस Cl का जो मास होगा वो ऐड कर दूंगा। तो सोडियम का मास कितना आया 23 और Cl का मास कितना आया 35.5। तो इतने ग्राम पर मोल क्या आ गया मेरा मास, ये कितना आया 58.5 ग्राम पर मोल। अब चेक करना मेरे को मास ऑफ कितना मोल चाहिए, मास ऑफ 3 मोल चाहिए, तभी मास ऑफ सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर दूंगा, मास ऑफ 3 मोल सॉल्यूट, मेरे को मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। आ जाओ बेटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा मास ऑफ 3 मोल सॉल्यूट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 58.5, इतने ग्राम आ गया। ये कितना आया 175.5 ग्राम। अब चेक करो, आपको सॉल्यूट का मास पता है और आपको सॉल्यूशन का मास पता है, माइनस कर दोगे सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सॉल्वेंट का मास आएगा ग्राम्स में, ग्राम्स को कन्वर्ट करोगे केजी में, यहां डाल दोगे तो क्या आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट 1250 ग्राम माइनस 175.5 ग्राम, कितना आया बेटा 1074.5 ग्राम। अब इसको केजी में क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या हो जाएगा 1074.5 ग्राम को डिवाइड किया किससे बेटा 1000 से, केजी आ गया, तो ये वैल्यू कितनी आई 1.0745 केजी। अब ये वैल्यू उठाओ और वहां पर डाल दो, तो क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ वैल्यू डालेंगे 1.0745 केजी, इनको डिवाइड करके आंसर बताओगे क्या आएगा, फटाफट नोट डाउन करो इसे। सबसे पहले आप ये देखो आपको इसमें कहां दिक्कत आ रही है, एक बार आप देख लो फिर मैं दोबारा बताता हूं, ठीक है। लिख लो फटाफट, जहां डाउट आए आपको आप बताना है वाला क्वेश्चन।
ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा कोई डाउट आपको? इसमें लिखते समय आपको बीच में कोई कंपोनेंट ना समझ आए तो बताना मेरे को। हाँ हाँ हाँ, ये जो आपके एटॉमिक मासेस होते हैं ना इनके, सोडियम के और क्लोरीन के, ये दिए होते हैं, ये याद नहीं करने, ठीक है। सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5। हाँ आज बताऊंगा, गिवन होता है, आज बताऊंगा ये वाली बात कि ये यू ग्राम और ग्राम पर मोल इन सब में क्या फर्क होता है, ठीक है। आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। और कोई डाउट? पक्का? चलो इनको डिवाइड करते हैं तो बेटा फाइनल आंसर क्या आता है? इनको डिवाइड करते हैं तो फाइनल सॉल्व करके हमारे पास आता है 2.79 मोल्स पर केजी। ओके, ये आता है, ये आंसर है फाइनल, 2.79 मोल पर केजी। ये लिख लो। और किसी स्टेप में डाउट? ये जो इनके एटॉमिक मासेस होते हैं ना, ये याद नहीं करने होते, ठीक है, लिख लो। लिख लिया बच्चों? चले आगे, आओ लिख लो। वन 1250 माइनस ये वैल्यू, अब इस वैल्यू को सॉल्व करके केजी में वहाँ पे डाल लो, आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? चले बेटा आगे आओ। अब आज का जो टॉपिक है बेटा बिल्कुल नया टॉपिक है। टॉपिक देखो क्या है, टॉपिक है एटॉमिक मास। ये आपका 5th मेजर टॉपिक है, 5th मेजर टॉपिक। अब सुनने से तो यही लगता है कि एटॉमिक मास मास ऑफ एटम होता है, ठीक है। आज की क्लास समझने की है प्रॉपर, यहाँ से है ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो अगर ना पता हो ना तो वो परेशान करते हैं। तो एटॉमिक मास से मतलब क्या निकल के आता है बेटा? मास ऑफ एन एटम, ठीक है। बट ये एक अधूरा सत्य है, ये सिर्फ मास ऑफ एन एटम नहीं होता। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या?
it is defined as the relative mass of an atom with respect to with respect to 1 AMU। ठीक है, अब यहां पर मेरे को सारी बातें तो समझ में आ रही हैं, बट मेरे को एक बात देखो, ये वाली बात क्लियर है, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास। देखो रिलेटिव वर्ड नहीं समझ आ रहा, मास ऑफ एन एटम तो समझ आ रहा है, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू 1 AMU क्या लिखा है, ये वाली बात नहीं समझ आ रही। तो आओ ये समझते हैं। जैसे एटॉमिक मास क्या सिर्फ एटम का निकलता है? नहीं, एटॉमिक मास किसी भी चीज का निकल सकता है। जैसे सपोज मान करके चलो, इस पेन का मास मैंने अभी क्या बताया था, 10 ग्राम बताया था ना, तो इस पेन का भी एटॉमिक मास निकल सकता है। कैसे? मान करके चलो यहां पे हमें निकालना है एटॉमिक मास ऑफ पेन, एटॉमिक मास ऑफ पेन। तो करना क्या है एटॉमिक मास ऑफ पेन निकालने के लिए? इसका एक्चुअल मास होता है ना, एक्चुअल मास ऑफ पेन, इसको किससे डिवाइड करना है बेटा? 1 AMU से। अब 1 AMU होता क्या है? 1 AMU समझना, 1 AMU आपका होता है 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। अब तुम कहोगे किसी मास को, जो मास आपने किस में लिया है, ग्राम्स में, अगर मैं उसको इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गई, और अगर ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगी तो जो नंबर आएगा उसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी, लेकिन मास की तो यूनिट होती है। यहाँ पर मामला क्या है आपका? एटॉमिक मास है ना, तो मास की तो यूनिट होनी चाहिए। तो अब इस बात को समझते हैं बेसिकली कह क्या रहा है। यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले मैंने आपको वो प्रोसीजर बताया, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ये वो प्रोसीजर है जिससे आप किसी का भी क्या निकाल सकते हो बेटा? एटॉमिक मास। सपोज आप पेन का नहीं निकालना चाहते, इस बॉक्स का निकालना चाहते हो एटॉमिक मास, तो मान लो अगर मैं इसको मेजर करूंगा तो कुछ आएगा 10, 20, 50 ग्राम। तो इस बॉक्स का एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल मास ऑफ दिस बॉक्स डिवाइड बाय 1 AMU। ठीक है, तो बात ये आ रही है कि तुम एटॉमिक मास निकाल क्यों रहे हो, क्यों किसी के एक्चुअल मास को 1 AMU से डिवाइड कर रहे हो? तो ये बात समझाता हूं आपको। जैसे आपको एटॉमिक मास पेन का निकालना बताया, ऐसे ही एटॉमिक मास ऑफ लिथियम भी निकाला होगा। एटॉमिक मास ऑफ क्या निकाला होगा? लिथियम। बेटा लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है ना, वो 7 होता है। तो 7 अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर ऐसे ही तो आया होगा कि एक्चुअल मास ऑफ लिथियम डिवाइडेड बाय 1.6605 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। एक्चुअल मास लिथियम का लिया ग्राम में, किस में लिया बेटा? एक्चुअल मास लिथियम का लिया ग्राम में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा। और अगर मैं ये बोलूं एटॉमिक मास ऑफ लिथियम 7 है, तो ये कट पिट करके कितना आया होगा बेटा? 7 आया होगा, तभी तो बोला ना 7 है उसका एटॉमिक मास। बोलो। ऐसे ही कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40। कार्बन का कितना होता है? 12। समझ रहे हो? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। सोडियम का कितना होता है? 23। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। तो सबके अगर एटॉमिक मास निकाले होंगे तो क्या इसी प्रोसीजर से निकाले होंगे? बोलो, इस प्रोसीजर से निकाले होंगे। मगर दिक्कत की बात यह है, ये प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं? अगर किसी भी चीज के एक्चुअल मास को मैं किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली वो नंबर तो आ नहीं रहा होगा। बोलो भाई, एग्जैक्टली वो नंबर तो आ नहीं रहा। तो जो नंबर आ रहा है मैं उसे एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूं, अब ये समझते हैं। ठीक है, आप एक बात बताओ, आपको ये टर्म्स क्लियर है? टर्म्स लाइक एटॉमिक नंबर, जल्दी बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्या होता है? नंबर ऑफ, क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। क्लियर? और क्या बोलते हैं, मास नंबर क्या होता है बेटा? मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
तो ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है ना, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है? मास नंबर। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल क्या है? मान लो ये लिखा है कैल्शियम, कैल्शियम का 20 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या हो गया? 40 मास नंबर। तो सिंपल सी बात है, ये आपका ऊपर लिखा है मैंने मास नंबर, और नीचे क्या लिखा है बेटा? एटॉमिक नंबर। तो ऊपर वाला जो नंबर है वो नंबर ऑब्वियस सी बात है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहा होगा, और नीचे वाला जो नंबर है वो किसके बराबर रहा होगा? प्रोटॉन। फिलहाल अगर मास नंबर में 20 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? 20। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपको आइसोटोप्स और आइसोबार पता है? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स क्या होते हैं बेटा? आइसोटोप्स होते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट क्या बेटा? डिफरेंट मास नंबर। और इसी हिसाब से आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। यहां तक कोई डाउट? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कार्बन के आइसोटोप्स की बात करूं तो कार्बन 12 और 6 होता है, कार्बन 13 और 6 होता है, और कार्बन 14 और 6 होता है। ये तीनों एटम है तो कार्बन के, लेकिन क्या सब बराबर भारी हैं? मास नंबर किसका ज्यादा है? 14 का। हल्का कौन है? 12 वाला। इज दैट क्लियर? तो सिंपल सी बात है, साइंटिस्ट को ना एक बड़ी दिक्कत होती थी। क्या दिक्कत होती थी? कि मैं हर एटम का ना इंडिविजुअल मास याद नहीं रखना चाहता। बताओ भाई क्या दिक्कत होती थी? हर एटम का इंडिविजुअल मास याद नहीं रखना चाहता। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी, और एक्सपेरिमेंट सिंपल इतना था कि यार किसी भी एटम का जो एक्चुअल मास होगा ना, मैं उसको एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा, सो दैट डिवाइड करूं तो ऑब्वियस ही बात है कोई नंबर आएगा। बोलो, वो नंबर उसके किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? मास नंबर के। और मास नंबर एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस बात की जरूरत क्या थी? जरूरत अभी समझाता हूं। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसका एक मास, जब एक एटम आप वे करोगे तो उसका एक्चुअल मास आएगा ना। बोलो, तो उन्होंने क्या करा यार, हर एटम का मेरे को मास फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो मास फाइंड आउट करना। अब एटम बहुत छोटा होता है, इनविजिबल फ्रॉम दी आईज, तो जब वो छोटा होता है तो उसे वे करना इजी होगा, मुश्किल होगा? काफी मुश्किल होगा। तो उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि यार मैं हर एलिमेंट का जो एटम होगा उसके एक्चुअल मास को डिवाइड करूंगा एक पर्टिकुलर नंबर से, तो जो नंबर आएगा वो किसके बराबर होगा? उनके मास नंबर के। उनके किसके बराबर होगा? एटॉमिक मास ही तो आपका मास नंबर है, अकॉर्डिंग टू जितना हमने अभी पढ़ा। ये बात समझ में आ रही है? अब इससे फायदा क्या हुआ? मान लो ये कॉन्सेप्ट निकाला, चलो निकल गया, एक ऐसा नंबर मेरे को मिला जिससे डिवाइड करके जो मेरा नंबर आता था मास नंबर के बराबर होता था। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ, सपोज मेरे को एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ x, एक नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ, मैंने उसके प्रोटॉन पता लगा लिए, इलेक्ट्रॉन पता लगा लिए, न्यूट्रॉन पता लगा लिए। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो उसका मास नंबर आया 380, क्या आया? और उसका एटॉमिक नंबर आया 140। अरे आज तक हमारे पास 118, 120 तो एलिमेंट नोन है, फ्यूचर में और डिस्कवर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जब वो होंगे तो उनका मास नंबर, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ना, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम क्या कहलाएगा? मास नंबर। तो चेक करना, जो उनका मास नंबर है क्या वही वैल्यू उनकी एटॉमिक मास की होगी? बोलो, अगर उसी एटॉमिक मास को मैं इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा? तो अब आप बताओ, क्या मेरे को वो एलिमेंट वे करने की जरूरत है क्या? नहीं आई बात समझ? बिल्कुल चिल हो जाओ क्लास में। पहले मुझे ये बात बताओ, ये वाली बात कितनों को जेन्युइन नहीं समझ आई? अब समझना। जैसे आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं, एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं। आप लोगों ने वो पिक्चर देखी है, क्या बोलते हैं, क्या नाम था उस पिक्चर का? चेन्नई एक्सप्रेस देख रखी है? उस पिक्चर में क्या होता है, खाई होती है, इधर भी खाई होती है, ट्रेन जा रही होती है, लेकिन उस ट्रेन की शूटिंग होती है ना, तो ट्रेन की शूटिंग कैसे हुई होगी? ऊपर हेलीकॉप्टर ऐसे लटकाया, मतलब ऑब्वियसली बात है पायलट चला रहा होगा, और ऊपर कैमरा लेकर के वो ओवरऑल शॉट लिया है।
तो अब आप एक बात बताओ, ऐसे खाई वाले सीन जो इधर भी खाई उधर भी खाई, ऐसे सीन शॉट करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? पहली हेलीकॉप्टर की, दूसरी पायलट की, और कैमरामैन तो चाहिए ही होता है शूट करने के लिए। बाद में किस चीज का आविष्कार हुआ? ड्रोन का। किसका हुआ बेटा? अब आप एक बात बताओ, अब अगर खाई के ऊपर शूट करना है तो क्या हेलीकॉप्टर की जरूरत है? क्या उसके पायलट की जरूरत है? तो एक ड्रोन के आविष्कार ने किसकी जरूरत, किसकी जॉब खा गए? देखो काम तो आसान हुआ, आजकल हर कोई ड्रोन शॉट ले सकता है। आजकल तो इवन जो शादी पार्टी वगैरह हो रही है इनमें भी ड्रोन शॉट चल रहे हैं ना। क्या कोई बुलाता था अपनी शादी में कि ला भाई हेलीकॉप्टर ले आ, ऊपर से शॉट लेंगे? क्या पॉसिबल था? ड्रोन से पॉसिबल हुआ ना। तो काम आसान हुआ। अब उस काम आसान होने से कुछ फायदा हुआ तो ये नुकसान भी हुआ। अब जो पहले हेलीकॉप्टर वालों का काम चलता था वो गया। समझ पा रहे हो? तो बेटा चेक करना, हर एलिमेंट का वेट करने के लिए ना कुछ टेक्निक लगानी पड़ती थी। तो साइंटिस्ट ने कहा एलिमेंट का वेट नापना इजी टास्क नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं? एलिमेंट का, एटम का वेट करना इजी टास्क नहीं है। उन्होंने कहा मैं हर एलिमेंट के एक्चुअल मास को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करूंगा सो दैट कि जब कट पिट के नंबर आए वो किसके बराबर हो? उनके मास नंबर। और किसी भी एलिमेंट का प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना, मैं ये नहीं कह रहा इजी होता है, मगर वो फिर भी निकल जाता है एज कंपेयर टू उनका वेट निकालना। समझ पा रहे हो बच्चों? साइंस लेना मुश्किल है या साइंस के साथ आगे कोप अप करना मुश्किल है? अभी हमको क्या पता, हम तो पहली बार आए हैं, आगे पता लगेगा। बस तुम ये बात सुनना, छोटी सी बात, कि अगर मेरे को क्या ये बात भी आसान है कि हर नंबर के, हर एलिमेंट के मास को एक ऐसे जादुई नंबर से डिवाइड करूं कि डिवाइड करने पे जो नंबर आए वो उनके एटॉमिक मास के बराबर हो, मास नंबर के बराबर? क्या ऐसा नंबर फाइंड आउट करना इजी है? ऐसा नंबर फाइंड आउट करना बिल्कुल इजी नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट ने वो भी कर दिया। तो अब इस टेक्निक से आसानी क्या हुई? अब तुम्हें कोई से भी एलिमेंट का एक्चुअल मास चाहिए ना, नो नीड टू वे दैट एलिमेंट, जस्ट क्या करना है? फाइंड आउट करो बेटा प्रोटॉन कितने हैं प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं। वंस यू गॉट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जस्ट मल्टीप्लाई दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर। सीधा क्या मिलेगा? हाँ, आगे दुनिया में कोई भी एलिमेंट इजाद हो, आपको उसका क्या पता लगाना है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन विच विल बी इक्वल टू इट्स मास नंबर, एंड उस मास नंबर को ही मैं क्या बोलूंगा? एटॉमिक मास। और फायदा क्या हुआ एटॉमिक मास का? एटॉमिक मास का फायदा यह हुआ कि एटॉमिक मास को जब इस 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए वी विल गेट, और ये बात सच निकली। हाँ, एटॉमिक मास तो जैसे मास नंबर जो है एटॉमिक मास और मास नंबर सेम है ना? हाँ, तो एटॉमिक मास तो हर उसका मतलब जितना बड़ा एलिमेंट होगा उसके हिसाब से होगा। हाँ, एक्चुअल हाँ, उतने ज्यादा प्रोटॉन उतने ज्यादा न्यूट्रॉन। जितना बड़ा एलिमेंट होगा भाई जितना बड़ा एलिमेंट उतनी ज्यादा शेल्स होंगी, जितनी ज्यादा शेल होंगी उतने ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब होंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो मास नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा तो एटॉमिक मास को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअल मास भी तो बढ़ के आएगा। एलिमेंट लीथियम, जैसे लीथियम आपने लिया है, हाँ, तो लीथियम जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से थोड़ा ना होगा। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हो? दोबारा बताओ। लिथियम का कुछ मास होता होगा ना, तो लिथियम के एटम का मास जो आता है वो 7 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर होता है एक्चुअल मास। आपको नाइट्रोजन चाहिए, याद ध्यान दो, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय दिस नंबर। ठीक है, अब कट पिट करेंगे तो 14 आता है नाइट्रोजन के केस में, और अगर यही एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकाला होता तो कट पिट करके कितना आता? 16। कैल्शियम होता तो कट पिट के कितना आता? 40। कैल्शियम का एटॉमिक मास, क्योंकि उसके अंदर मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 40 होते हैं। एक्चुअल मास पहले एक टेक्निक हुआ करती थी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री टेक्निक इजी नहीं थी, तो इनको एक ऐसा तरीका ढूंढना था कि मेरे को एक्चुअल मास निकालने की जरूरत ना पड़े। तो उन्होंने ये तरीका ढूंढा,
एक ऐसे कॉमन नंबर से डिवाइड किया सो दैट एक्चुअल को कॉमन से डिवाइड करके एटॉमिक मास आए, दैट नंबर मस्ट बी इक्वल टू इट्स मास नंबर। बोलो क्या कह रहे हो? एक एक करके हाँ। अब जो मैंने ये बोला ना, क्या मैं ये कह सकता हूं ये जो एटॉमिक मास है ये एक्चुअल मास होता है? एक्चुअल तो नहीं है ना, क्या है ये? रिलेटिव। क्या है ये? रिलेटिव। किसके रिस्पेक्ट में? और क्या एटॉमिक मास सिर्फ एटम का ही निकलेगा क्या? नहीं, अपना भी निकाल लो। कैसे? मान लो तुम 50 केजीज के हो, 60 केजीज के हो, 70 केजीज के हो, तो अगर आप 70 केजीज के हो तो बेटा कितने ग्राम्स हो गए? 70,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। बोलो बेटा, ग्राम से ग्राम गया, आ गया एटॉमिक मास किसका? हाँ, मतलब क्या पता लग जाएगा तुम्हारे अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इतने हैं, मजे ही मजे, और क्या चाहिए? नहीं आया समझ? अरे बोलो, नहीं आया मना करो। तो मेरे साथ पहले भाई, नोट डाउन करने से पहले मेरे साथ बोलो। क्वेश्चन, एटॉमिक मास किसी का भी निकाल सकता हूं क्या? हाँ। क्या एटम, क्या चेयर, क्या हम, क्या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन अकेला एटम तो नहीं है ना, लेकिन अब बताओ इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय, ओ वेरी नाइस, ये समझ आया। तो एटॉमिक मास किसी का भी निकाल सकते हैं। क्या एटॉमिक मास एक्चुअल मास होता है? क्या होता है? रिलेटिव मास। किसके रिस्पेक्ट में? अब रिलेटिवनेस की बात कर रहे हो तो बताओ तो सही, किसके रिस्पेक्ट में? 1 AMU। व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज बेटा 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट से डिवाइड करके एक्चुअल मास को आया मेरा क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? मास नंबर। रिलेटिव मास तो है, किसके इक्वल होता है? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इन एन एटम। सर सिमिलर ही होना, कहते हैं हम लोग बस ग्राम और केजी बदल रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, कहते हैं केजी और ग्राम से, बस उसका वही तो यूनिट ही बदल रहे हैं ना एक तरीके से। देखो फिलहाल अगर मैं आपसे पूछूं एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, क्या बोलोगे? एटॉमिक मास की यूनिट U। वो U का मतलब समझते हो? आओ U का मतलब समझाता हूं। मान लो बेटा कोई इंसान कहता है एटॉमिक मास लिथियम का 7U है, तो इसका मतलब पता है क्या है? 7 टाइम्स ऑफ 1 AMU इज एक्चुअल मास है। हाँ, ये पूछिए आपने मजे की बात। 1 AMU अभी समझाऊंगा, बट पहले मेरे को ये बताओ, यहां जो लिखा है ब्लैक बोर्ड पे ये समझ आया नहीं आया? बोलो। हाँ, एक्चुअल मास ऑफ लिथियम जो है कितने एटम्स का होता है? एक्चुअल मास मतलब एक्चुअल मास मतलब क्या एक ही एटम का होता है, कितने एटम्स? नहीं, एक एटम, एक एटम का। तुम्हारे अंदर क्या एक एटम है? नहीं, तुम्हारे अंदर बहुत एटम है, तो तुम्हारा जो एटॉमिक मास आएगा ना वो बहुत सारे, मतलब आई सिंपली से कि आपको जिस भी चीज का एटॉमिक मास चाहिए ना बेटा, मतलब आप उसके अंदर पूछ रहे हो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, और वो आएगा 1 AMU से डिवाइड करके। हाँ, तो ये तो मतलब ये जो U का आपने बोला कहते हैं कि ये इससे रिलेटेड होगा, ये हर एक यूनिट के साथ हुआ ना। ये वो जो कहते हैं अगर 7 kg हो रहा हो, 1 kg के कहते हैं 7 बार हुआ, तो kg का अगर किसी और तरीके डिफाइन करें तो उसका कहते हैं 7 बार। हाँ, फिलहाल मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने एटॉमिक मास यूनिट जो डिफाइन करी है ये छोटे मासेस के लिए करी है, और ये 1, अभी मैं ना आगे 1 AMU समझाऊंगा, तो जो अभी आप बात बोल रहे हो ना अभी आपको समझ में आएगी। मतलब ये एक अधूरा कॉन्सेप्ट है, बट ये अधूरा भी अगर पहले इतना नहीं समझ आया ना तो आगे मूव ऑन करने का कोई पॉइंट नहीं निकलेगा। समझ आई? पहले आप इसे लिखो फटाफट। हाँ भाई, जब आपने एक एटम का एक्चुअल मास डाला है, हाँ, तो आप एक ही एटम का एक रिलेटिव मास निकाल रहे हो ना, और वो निकालने का बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट नहीं समझ आया क्या? उसके अंदर जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है वही उसका एटॉमिक मास है। और असल बेनिफिट बेटा सिर्फ यही था कि कोई अननोन एलिमेंट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा ना भैया, तो उसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मुझे फाइंड आउट करना है। एक्चुअल मास निकालने के लिए अब मेरे को
वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो टेक्निक होती है ना उसकी टेंशन नहीं लेनी। सर कहते हैं और ये तब होगा ना, कहते हैं अगर प्रोटॉन और कहते हैं न्यूट्रॉन दोनों ही इक्वल वन होंगे, कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 1 AM इक्वल। हाँ, लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बड़ा होता है। न्यूट्रॉन बहुत हल्का सा भारी होता है। अभी तुम्हारे को ना ये वाली बात मैं समझाने जा रहा हूँ। ये वाली बात कहाँ से आई, पहले तो ये वाली बात समझो। एक्चुअल में जो आपका एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का आता है ना, सुनना काका, ले जो तूने क्वेश्चन पूछा एक बार बता ही देता हूँ। ये जो एटॉमिक मास आया है 7, ये तभी आता है ना जब इस वाले नंबर का ये वाला नंबर 7 टाइम्स होगा। यस। तो 1 AMU के कितने टाइम्स भारी है वो होता है एटॉमिक मास। ओके, आगे से। समझा? Yes. अभी 1 AMU देखो, ये वाला टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा ना तो इसमें नहीं रह जाएगा एक भी डाउट। मगर हाँ, ये बात यार क्लिक करते करते ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं एक सच्ची बात बताऊं, ये वाली बात है ना आपको शायद एक्सप्लेन भी ना करी जाए, मगर क्वेश्चन यहां से दिए जाएंगे स्कूल्स में ना। हाँ, अगर एटॉमिक मास 7 है तो उसे उससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा 11.6235 into 10 raised to power 24 -24। हाँ, माइनस तो नीचे है ना, ऊपर जाकर तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, आप ये पूरा उठा करके उधर ले जा रहे हो, -24 ही तो जाएगा। और सोच के देख, 1 एटम का मास क्या 10 की पावर 24 ग्राम हो सकता है क्या? ये तुम्हारे हमारे बीच में कितनी गैसेस हैं, दिखाई दे रही है क्या? लो ऑक्सीजन गैस ढूंढियो, नहीं दिखाई दे भाई, नहीं दिखाई देगी। और काका मैथमेटिक्स, मैं उधर से चला गया था। हाँ, मिस्टेक हो गई, मिस्टेक, कोई नहीं। into 10 minus 24 वो आएगा एक्चुअल मास। हाँ, ये एक एटम का आएगा, बिल्कुल सही बात है। और हमें, और देखो कितने मजे की बात है, आज तक तुमने किसी एलिमेंट का एक्चुअल मास पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि तुमने पढ़ा क्या है? तुमने कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14 पढ़ा है ना, वो उनके एक्चुअल मास है ही नहीं। एक्चुअल मास कैसे आएंगे? 1 AMU की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर, तब आएंगे, वो तुमने पढ़े ही नहीं। लो जी, समझिए बात, फटाफट लिखने से। क्वेश्चन क्या बनता है? काका क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, यूनिट कैसे टैग? वो मैं बताऊंगा। पहले एक बार टॉपिक तो कर ले। इस चैप्टर के 5 मेजर टॉपिक है, 5 मेजर और 2 माइनर। ये 5 मेजर टॉपिक होने के बाद क्वेश्चन तुम बढ़िया से लगाने लायक होगे। और इसके क्वेश्चन लगवाऊंगा कम से कम 100 से ऊपर। जब वो 100 से ऊपर क्वेश्चन लगा लोगे ना तो तुम्हें फील आएगा, हाँ मजा आ रहा है, सांस आ रही है इस चैप्टर में। वरना है ना बंदा बंदा सा फील होगा। बोलो बेटा। लास्ट टॉपिक है ये मेजर टॉपिक लास्ट है, इसके बाद एक आध दो माइनर है। वो माइनर करने के बाद अभी इसके बाद ना मैं थोड़े क्वेश्चंस लगवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लगवाऊंगा ना तो थोड़े हाथ नहीं खुलेंगे, मजा नहीं आएगा, बुकलेट सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। करो, लेकिन हाँ ये बुकलेट सॉल्व कर लोगे ना तो मोल कॉन्सेप्ट में आपका अच्छा खासा हाथ खुल जाएगा। मतलब यहाँ आप क्वेश्चन देखो और एटलीस्ट ट्राई करने लायक रहोगे। बेटा कोई डाउट आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चलो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप। बस ये बताओ इस पेज पे जो लिखा, ये चीज समझ आई कि नहीं आई? इसके बिना बेटा आगे मूव करूंगा ना कुछ नहीं समझ में आएगा, तो इसको पहले क्लियर कर लो। हाँ डाउट आ रहा है तसल्ली से पूछो, आराम से। देखो जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत तसल्ली से चलो। पेपर में गिवन होगा एक्चुअल मास, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में गिवन होगा एक्चुअल। पेपर में ये सब क्वेश्चन नहीं आते। पेपर में क्या क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, और अगर ये बात समझ में आई है तो प्रोसीड कर पाओगे आगे, वरना नहीं कर पाओगे। जैसे ये होता है ना, आपको सिंपल सी बात है, आपको ABCD नहीं आती होगी तो तुम अपना पेपर लिख पाओगे, लेकिन क्या अभी पेपर में ABCD आती है? ABCD आती है, राइट A to Z है इन कैपिटल लेटर्स है, नहीं आती ना, अब नहीं आती, पहले आती थी अब नहीं आती। तो ये टॉपिक समझना जरूरी है। एक्चुअली क्या है मैं आपको बताया था, मैंने आपको पहले बात बोली थी ना, 9th क्लास में आपका मोल कॉन्सेप्ट था है, मगर काट दिया था। और मजे की बात 9th क्लास में तुम्हारा एटॉमिक मास का भी कॉन्सेप्ट था, मगर इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं होगा। वहाँ पे आपको बेसिकली थोड़े थोड़े बोर मॉडल, बहुत हल्का सा, बहुत थोड़ा सा रदरफोर्ड और थोड़ा बहुत थॉमसन बताया होगा। थॉमसन में तो कुछ था भी नहीं वैसे, रदरफोर्ड में गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था, बोर का ज़्यादा नहीं बताया था, KL एमेंशियल बता दी थी। इस बार उसके आगे थोड़ा सा चलेंगे। सेकेंड चैप्टर पूरा है ना वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर ही बना हुआ है, ठीक है। इस बार आपको पता लगेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में और ज़्यादा,
ये लिख लो फटाफट, लिख लिया, आगे चले। हाँ, अब आपको ना मैं ये बताता हूँ, ये सच्ची सच्ची बताना, किसी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ है, किसी एटम में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ है, और उसका मास भी अलग अलग है। तो उनके मास को किसी एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना सो दैट डिवाइड करके वही आए जो उनका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ये काम आसान था या मुश्किल था? ऐसा नंबर ढूंढना बहुत ज्यादा, मगर साइंटिस्ट हर चीज ढूंढ ले रहे हैं। मजे की बात, मतलब वो सिंपल, पता है, एक लॉजिक पे चलते हैं। कहते हैं आपने सोचा ना तो वो होगा, बस आपको ढूंढना है कैसे होगा। ठीक है, अभी आप अगर सोच रहे हो ना कि मेरे को एंट्रेंस क्रैक करके भाई साहब बढ़िया मेडिकल कॉलेज या नॉन मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो जो आपने सोचा है ना, बस जरूरत किस चीज की है, शिद्दत से उस गोल पे लग जाओ। अब लगोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डायरेक्शन देने के लिए हमें जितना कर सकते हो उतना करो, कराने के लिए हमें, बट ध्यान रखना कि मन में होना चाहिए कि वो करना है। चलें आगे, लिख लिया बेटा, आओ नेक्स्ट। अब सिंपल सी बात, एक छोटी सी सोचो। अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि एटॉमिक मास कैसे आया, ये जो 1 AMU की वैल्यू है ना कैसे आई। ठीक है, तो ये वैल्यू बताता हूं क्या होती है, लिखो 1 AMU may be defined as, may be defined, है मतलब क्या लिखूं तू बता? यू तो बात पकड़ के बैठेगा, अरे यू तो बात पकड़ के बैठ गया भाई, अभी चलेगा? अरे हैं, और कुछ इंग्लिश में होता है तो बता दे। नहीं नहीं, अच्छी बात है, अभी चलेगा या अब भी कोई दिक्कत है? हाँ, और क्या भाई, बिल्कुल इसी से कर सकते हैं। शुड भी यार, मेरे को इंग्लिश मत पढ़ाओ यार प्लीज। AMU कैन बी डिफाइंड एज, क्लास का नाम चेंज कर देते हैं, इंग्लिश क्लासेस। क्या नाम है भाई आपका? कोई सा भी एक बता दो। है जयदेव इंग्लिश क्लासेस। 1 AMU कैन बी डिफाइंड एज the mass of exactly 1/12th part of mass of 1 C12 atom। बेटा पढ़ना क्या लिखा है यहाँ पे? 1 AMU क्या होता है बेटा? मास ऑफ 1 C12 एटम होता है ना। अरे C12 एटम का एक एटम लो, ठीक है, उस C12 एटम के 12 इक्वल टुकड़े करो, तो जो एक टुकड़े का मास आएगा ना, दैट इज योर 1 AMU। मतलब वो जो एक टुकड़े का मास होगा वो 1/12 हुआ ना, तो वही कह रहा है, जो 1 AMU डिफाइन हो रहा है दैट इज एग्जैक्टली मास ऑफ 1/12th पार्ट, किसका? मास ऑफ 1 C12 एटम। नहीं आया समझ? बोलो बोलो भाई, आ गया? हाँ सर कहते हैं वो लिखा होता है कि पहले ऑप्शन को भी यूज करते हैं सेम ऐसे रीजन के लिए कि वो कंबाइन होता है, और ये सब किसको? और मतलब कहते हैं जब 9th में कहते हैं हमने फर्स्ट टाइम सिखाया था, और उधर कहते लिखा होता है कहते हैं कि पहले ऑप्शन भी सेम रीजन के लिए यूज किया जाता है AMU को ढूंढने के लिए। ओह नाइस, पता। और फिर मतलब कहते हैं इसके मतलब रीजन था कहते हैं क्यों हमने करा, और क्योंकि वो कंबाइन होता है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ इन्हें क्या बोला। ये कह रहा है बेटा जो 1 AMU की वैल्यू निकालने की कोशिश करी गई थी ना, वो C12 एटम से पहले ऑक्सीजन लिया गया था, और ऑक्सीजन से पहले क्या लिया था? हाइड्रोजन। ठीक है, इससे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से पहले
और 1/12 करना है, ये क्या इनके सपने में आया था कि इसका टाइम्स हुआ करेगा? यह सपने में नहीं आया था भाई। हिट एंड ट्रायल बहुत मेथड लगे थे, कौन सा नंबर लूं, कौन सा लूं, कौन सा लूं, किसका लूं, किसका टाइम्स लूं, किसका लूं, बहुत नंबर्स लगे थे, तब जाके कहीं इसका 1/12 चला। और जब नंबर आपने कोई लिया बेटा, तो आप उसे हर एलिमेंट पे टेस्ट भी तो करोगे कि उसके मास नंबर बराबर नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अरे बोलो भाई, जब तक आ रहा है आ रहा है आ रहा है, मैं खुश, ओह चले जाओ, ओह चले जाओ। क्यों चले जाओ? क्योंकि लगता है लग जाएगा, कहीं आके अटक गया, सॉरी मेहनत जीरो, दूसरा नंबर खोजो। अब दूसरा नंबर खोजना आसान है क्या? अरे काका, सपने में आया ही नहीं था, तेरे को सपने में आता है क्या? ये मेरा पेपर है, तेरे को सपने में आया था मेरे मैथ्स का पेपर लेंदी आने वाला है, IIT लेवल की तैयारी करूं, आया था क्या? नहीं आया था ना? फिर क्या कर रहा था? तुम्हें तो लग रहा था स्कूल के ही पेपर लेंदी है, फिर फाइनली क्या मिला? ये तो अलग ही लेंथ है। समझ रहे हो आपको भाई? यू पेपर, यू सपने में नहीं आया करती ये सब बातें। टाइम हो गया क्या? नहीं नहीं, अभी तो टाइम है टाइम है अभी। क्या हुआ बेटा, बोलो। अरे क्या बोला मैं सिंपल सी इतनी बात बोला, ये वाली बात ना, और कितना पार्ट उसका लेना, ये बात सपने में नहीं आई थी। अबे तभी वह साइंटिस्ट कहलाते हैं, उनके रिसर्च पेपर की ये लाइंस होती हैं जो आप पढ़ रहे होते हो। मतलब तुम क्या कुछ भी किताब में लिख दो, लिखी चीजें सत्य होती हैं भाई? रिसर्च होते हैं, उनकी जिंदगी चली जाती है 2-2, 4-4 चीजें खोजने में। समझ रहे हो? तो यहां ध्यान देना, 1 AMU समझ आया। अब मुझे मास ऑफ, अब सबसे पहली क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी, किसी भी चीज के एक पीस का मास पता हो और मोलर मास निकालना हो तो क्या करे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। अरे आज ही तो बताया। अबे एक पेन का मास पता है, मोलर मास निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करें? एवोगैड्रो से। और अगर किसी का मोलर मास पता है और एक का निकालना है तो क्या करें? डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो। तो बेटा ध्यान देना, मुझे मास ऑफ 1C12 एटम पता है, नहीं पता छोड़ो, मुझे मोलर मास ऑफ कार्बन 12 पता है। कार्बन 12 पता है, कितना है बेटा? वो है 12 ग्राम पर मोल। कितना है बेटा? तो अगर एक एटम का मास निकालना है तो एवोगैड्रो से डिवाइड करूं क्या? बिल्कुल कर। तो मास ऑफ 1C12 एटम कैसे निकल के आएगा बेटा, जल्दी बोलना। सुन मेरी बात, ये बातें निकालने के बाद पता लगी थी, पहले तू सोच के देखा, अगर ये आज अगर ये टॉपिक नहीं पढ़ाता मैं तो होती ना। मैं हुई चीज ही तो आपको बता रहा हूं, ये थोड़े कि 4:30 बजे आए, 5:30 बजे एटॉमिक मास, चलो टॉपिक तैयार, इतिहास के पन्नों पे लिख दो एटॉमिक मास डिस्कवर्ड बाय आलोक तिवारी। ऐसा थोड़े होता है। ये सब भाई ये सब कैलकुलेशन करने में टाइम लगा था, समझ पा रहे हो? तो बेटा यहां ध्यान देना, तो मास ऑफ 1C12 एटम क्या होगा? 12 ग्राम पर मोल को डिवाइडेड करेंगे ना एवोगैड्रो से। अरे बोलो, तो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने एटम्स पर मोल होते हैं, बोलो हाँ या ना। तो बेटा पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? ये नंबर, और ये नंबर उठा के यहां डालेंगे, डिवाइड करेंगे, समझ गए? तो जो नंबर आएगा दैट नंबर वुड बी आर, और वो नंबर कितना आया? 12/6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतना होल डिवाइडेड 12 गयो, के बचो? रेसिप्रोकल। अरे 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23, बोल भाई इतने ग्राम, और इट इज द 1/6.022 इंटू 10 की पावर 23 विच इज इक्वल टू 1 AMU वैल्यू। मतलब एक मजे की बात सुनो, जो आपका 1 AMU है वो किसका रेसिप्रोकल है? एवोगैड्रो। मतलब एवोगैड्रो
मल्टीप्लाई 1 AMU कट पिट आंसर आया 1। नहीं आया समझ, फटाफट लिखो बेटा। ये जो मैंने आज कराया है ना, ये बेस है अगली क्लास के उन क्वेश्चंस का जो पेपर में पूछे जाते हैं। आपने पूछा ना पेपर में क्या पूछा जाता है। हाँ याद रखना बेटा, जितने भी आपके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, उन एंट्रेंस टेस्ट में इन वाले सेगमेंट जो ये लिखा है, जो पिछले पेज का लिखा है और जो इस पेज का नहीं, ये वाला तो नहीं, मतलब एटॉमिक मास के दो कंटेंट हुए ना, एक ये पेज और एक ये, जहां से स्टेटमेंट वाइज बहुत क्वेश्चन बनते हैं और पिछले बीते वर्षों में पूछे भी हैं, आगे पूछता भी है। पता है पिछले जेई में और पिछले नीट में आए हुए जितने क्वेश्चंस होंगे ना, वो आपकी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। याद रखना, सिर्फ सीबीएसई लेवल पढ़ोगे तो सीबीएसई अच्छे से पार नहीं होगी। लास्ट ईयर जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सबके गो थ्रू होना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? इसे फटाफट लिखेंगे बेटा। अगली क्लास से ना आप एक छोटा सा काम करना, जो हमारी क्लास 4:30 स्टार्ट होती है ना, 31, 32, 33 हो जाते हैं, आप आना 4:25 पे या 4:20 पे ही आ जाओ। उससे फायदा क्या होगा? है हाँ, 4-5 मिनट फालतू ही मिलेंगे। ठीक है, अभी बस आप ये बताओ, जिस तरीके से अभी हम आप लोग शुरुआत से जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, सबसे पहले बताना कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस तो तभी होगा जब क्वेश्चंस लगाएंगे। हर चैप्टर के मान करके चलना 100 से 150 क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, उसकी आपकी लंबी क्लासेस लगा करेंगी, वो आपको पता लग जाएगा अपकमिंग टाइम में। आज की क्लास का आपका काम ये है। ठीक है, ये आप अच्छे से करके लाना। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और इसका जो टॉपिक जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कर लेंगे। टॉपिक ये लंबा है थोड़ा। ठीक है, फिर इसका माइनर टॉपिक करके चैप्टर खत्म, फिर इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। बाकी जिन बच्चों के क्या बोलते हैं टॉपिक पिछले वाले नहीं हुए, उनको ना बता दिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर पहले आओगे ना तो ये जो बचे हुए टॉपिक्स है पिछले वाले वो करवा दिए जाएंगे आपके। ठीक है, ये लिख लो सारे। आज इतना, बाकी फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।